नमस्कार, मैं निशर अंसारी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम मुंबई के चर्चित हज हाउस के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से बोर्ड लगा महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, जो चाइल्ड को लेकर के हुआ, शिक्षा को लेकर के हुआ, एजुकेशन को लेकर के हुआ। और जाकिर शिकलकर साहब इसके अध्यक्ष हैं। इन्होंने पूरे महाराष्ट्र के लोगों को आज यहाँ पर इकट्ठा किया। उनके सामने बहुत सारे जो प्लान थे सरकार के वो रखे, और वो प्लान किस तरीके से इंप्लीमेंट होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। जाकिर सर, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और बड़ी तवज्जो के साथ आपने पूरे महाराष्ट्र के जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, जो समझते हैं सरकार की पॉलिसियों को, सरकार के फोरम को और समाज को, तो माइनॉरिटी के लिए जो आपने प्लान बनाया है एमएमएनएफ के लेकर के, तो इसको किस तरीके से आप आगे लेकर के जाएंगे? इसको आगे लेके चलने के लिए हमारा मेन मिशन है समाज की, अल्पसंख्यक समाज की तरक्की। इसके लिए हमने मुकम्मल हमारे 15 कलमी मिशन है, एमएमएन का 15 मिशन प्रोग्राम है। और सरकार का जो पंतप्रधान 15 कलमी कार्यक्रम है, जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके आगे चलते हुए हमने अभी आज ही जिसका लॉन्चिंग किया, जिसका प्रकाशन किया, वो अल्पसंख्यक विकास का महाराष्ट्र राज्य का 15 कलमी रोड मैप। ये हमारे लिए 3 यानी कि गाइडलाइंस है। इसके जरिए हम लोग इसको लेके आगे चलेंगे। उसके साथ में बारिक सर है। बारिक सर, माइनॉरिटी की जब हम बात हिंदुस्तान के अंदर करते हैं, तो जिसके लिए बड़े बड़े फोरम बनाए गए, माइनॉरिटी के भविष्य को उजागर करने के लिए बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन भारत के अंदर हुए, लेकिन माइनॉरिटी का जो दायरा है वो 0/0। सरकार तो बदलती है, लोग तो बदलते हैं। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग, जैसे आपने जो बात की, मुझे बहुत पसंद आई। क्या लगता है कि ये भविष्य कैसे बदलेगा? देखिए क्या है, अल्पसंख्यक के बारे में बातें बहुत होती है, घोषणाएं बहुत होती है, और किसी जमाने में लोगों ने यह भी कहा कि तुष्टीकरण है। वास्तविकता यह है कोई तुष्टीकरण नहीं है, ग्राउंड पे वो योजनाएं लागू ही नहीं हुई है। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमको अल्पसंख्यक के नाम से कुछ भी अतिरिक्त नहीं चाहिए। इस भारत देश के नागरिक को आप एससी, एसटी, ओबीसी के नाम से जो कुछ भी देते हैं एक नागरिक के रूप में, वही सारी चीजें माइनॉरिटी को भी मिलनी चाहिए जो नहीं मिलती है। जिस तरह से शैक्षणिक सुविधाएं आप अदर समाज को देते हैं, जब ये खुद कहा जाता है, सरकार कहती है कि भाई एजुकेशन में, सरकारी नौकरी में ये समाज सबसे पिछड़ा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ क्षेत्रों में ये तो आदिवासी समाज से भी पिछड़ा है, ये दलित समाज से भी पिछड़ा है, ये सरकार कहती है। जब सरकार ये कहती है तो उसके हिसाब से कार्यक्रम आप बनाते क्यों नहीं, और बनाते हैं तो उसको स्पीडी लागू क्यों नहीं करते आप? तो ये सरकार की खामियां हैं। हमारा मिशन यही है कि सरकार को हम जगाने का काम कर रहे हैं, समाज को भी ये बोल रहे हैं कि हमको जज्बाती नहीं होना है, संविधान के दायरे में शांति से अपनी बात सरकार तक रखनी है, समझानी है। और हमें विश्वास है अगर सही ढंग से ये चीज रखी जाएगी तो सरकार भी मानती है, और माना भी है अभी तक, लेकिन उसमें स्पीड आनी चाहिए, और जो चीजें अभी अपूर्ण है वो पूरी होनी चाहिए। इसका हमें प्रयास करना है। उसके साथ में फैजुल्ला खान जी है। आप तो सरकार में हो, राष्ट्रवादी अजीत पवार में हो, सरकार आपकी है, आप सरकार में शामिल हो, और सरकार के शिकायतकर्ता आपके बगल में खड़े हुए, किस तरीके की मदद सरकार तक इस प्रोसीजर को ले जाने में आप करोगे? देखिए, ये जो जाकिर साहब और डॉक्टर साहब ने जो प्रोग्राम किए, उसमें मैं शामिल हुआ। देखने के लिए आ रहा हूं कि मैं कौन कौन से नेता यहाँ आते हैं। सिर्फ एक ही नेता आया, वो हाशिम आजमी, उसके अलावा और कोई नेता नहीं आया। तो मैं ये देख रहा हूं कि मुसलमानों के लिए कौन से नेता खड़े हो रहे हैं, मुसलमानों के लिए कितने एमएलए है जिनके हाथ में डिपार्टमेंट है, कौन कर रहा है। तो अगर मुझे सरकार के खिलाफ अगर जाके काम करना होगा तो मैं उसके लिए भी मुसलमानों के लिए काम करूंगा। बस मेरा एक ही बोलना है कि हमको हमारा हक चाहिए, मुसलमानों को जो हक देना है वो आप दीजिए, बस खत्म हो गया मामला। इसके लिए हम पूरी ताकत से इनका साथ देंगे। और इन्होंने पूरे इंडिया के लोगों को बुलाया है, ना ही मुझे महाराष्ट्र के, जैसे दिल्ली से लोग आए हुए हैं। तो इनका कोई जाति काम नहीं है, ये एक अल्पसंख्यक के लिए काम कर रहे हैं। तो इनके लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम भी इनका साथ देंगे और इनके साथ में कदम से कदम रख के आगे चलेंगे। बस ये बोलना चाहूंगा। जाकिर सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि माइनॉरिटीज के भविष्य को बदलने के लिए मौलाना आजाद आर्थिक महामंडल बनाया गया। बहुत सारे करोड़ों रुपए का फंड उसके अंदर है, मगर महामंडल के द्वारा भी माइनॉरिटीज का जो सितारा है वो अभी तक अंधेरे में ही है। बिल्कुल आपने सही कहा। मौलाना आजाद महामंडल भी ऐसा नहीं मिला था, संघर्ष के बाद भी मिला था, लेकिन उसको चलाने वाले जो लोग हैं
वो उसको सीधे तरह से नहीं चला रहे। दूसरी बात है कि उसके जरिए कुछ स्कीमें गलत तरीके से चलाई, उसका नुकसान जो हुआ कि करोड़ों रुपए के फंड्स रुके गए बाहर, यानी कि जिनको बांटा गया उन्होंने वापस दिया नहीं। लेकिन बहुत सारे समाज के, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के कर्जे माफ होते या वेवअप होते या माफ किए जाते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक के कर्जे माफ नहीं किए गए। और उसी थब्बे को लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री हमें सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन ये नुमाइंदों ने, जो मौलाना आजाद महामंडल में बैठे हुए लोग हैं, जो अध्यक्ष बने हैं, बहुत साल तो अध्यक्ष भी नहीं था और बॉडी भी नहीं थी, अभी अध्यक्ष बने हैं, अजीत दादा पवार साहब के गठ के अध्यक्ष ही बने हैं। और भी हर पार्टी के जो रूलिंग पार्टी तीन है, तीनों के मेंबर उसमें बैठे हैं, लेकिन वो समाज से कभी पूछते नहीं ज्यादा और समाज के सुझाव पर इंप्लीमेंट करते नहीं, और अपने अपने उन्हें रूल्स जो अलग से बनाना चाहिए। मैंने दोपहर में भी कहा, पुरानी जो योजना है उसमें दिक्कत है, वो दिक्कतें अगर दूर हो जाएंगी तो इसका फायदा अच्छे से होगा, नहीं तो इसका गलत इस्तेमाल ही होगा, और वैसा ही हो रहा है। चलिए, उसी के साथ में महिलाएं हैं। जब हम बात करते हैं भारत के भविष्य को लेकर के, तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। पुरुष वर्ग तो जो कहता है सो कहता है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के भविष्य के लिए क्या कर सकती है, कितनी लड़ाइयां वो लड़ती है। महिलाएं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके जीवन में अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए कितना कष्ट आपको झेलना पड़ा है। मेरे रसूल ने तो 1450 साल पहले ये सारे हक दे दिए थे। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान और ये दूसरे मुमालिक का जिक्र नहीं। तो मैं मेरे इस्लाम पे कायम हूँ, और इस्लाम ने मुझे इतनी ताकत और इतनी सहूलतें दी है। उसने मुझे शरिया सिखाया कि औलादों को कैसे पालना और इल्म हासिल करना मेरे रसूल का पहला उसूल था कि इक़रा बिस्मिका रब्बिकल लज़ी। तो हमने कलम उठाया और पढ़ा, सीखा और अपनी औलादों को सिखाया। आज हम अपनी कौम के लिए खड़े हैं। अपनी औलादों को तो सभी कर लेते हैं, मगर जब पलट के देखा कि मेरी मुस्लिम कौम की औरतें परेशान हैं, उनके बच्चे तालीम के लिए परेशान हैं, तब हम कदम उठा के कर रहे थे काम। बहुत सारी एनजीओ के साथ काम किया, मगर सब थोड़ा थोड़ा कदम चल के रुक जाती हैं। जब मैंने जाकिर शिलकर साहब के साथ काम शुरू किया तो एक जोश, एक वलवला कि एक कौम के लिए 24 घंटे काम करना, ये सीखा उनसे। वरना हम हफ्ते में एक दिन मीटिंग कर लेते हैं, 15 दिन में एक मीटिंग कर लेते हैं, एक एनजीओ में काम कर लेते हैं। ये मिशन के जैसे हम इबादत करते हैं, हमें खिदमत खल्क भी रोज करना है, सिर्फ कहना नहीं है, अमल करना है। चलिए, जिस तरीके से आपने बहुत गहरी बात कर दी है, मैं बहन जी आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आज मुस्लिम कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी गरीब तो नहीं है, गरीबी का ढोंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, क्या नहीं लगता है कि सरकार पर, सरकार के नियुक्तियों पर हम जिस तरीके से डिपेंडेंट अपने भविष्य को कर रहे हैं, समाज के लोगों को, कौम के लोगों को भी आगे आना चाहिए, जिनको अल्लाह ने नवाज रखा है? क्या नहीं लगता कि उससे अगर वो आगे आते हैं तो कौम का मुस्तकबिल बदल सकता है? जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि हमारे मुखय्यर हजरात जो है उनको भी आगे आना चाहिए, और वो अपनी इनकम का अगर कुछ हिस्सा भी जिन कामों में वाकई अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने, और जो हमारी आज की सिचुएशन है, देखिए आज के जमाने में पागल या बेवकूफ कोई नहीं है। एक झाड़ू वाला है, उसको भी पता चलता है। तो मुसलमान सोया हुआ नहीं है। हर आदमी आज मुसलमान को इस कदर दबा दिया गया है, उसकी जात पे, उसकी शनाख्त पे, उसकी जाती बोलते ना तमद्दुन को इस कदर गिरा दिया गया है, उसको क्या खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं दी गई है। आप मुझे ये बताइए, एक जगह पे जहाँ पे एक बच्चा जा रहा है वो 40,000 रुपए भर रहा है, वहीं पे मेरा बच्चा भी जा रहा है, उसको थप्पड़ मारा जा रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ बच्चे ज्यादा है या कम है, तो ये आप ये बोलते हैं ज्यादा बच्चे होते हैं तो भाई ये कौम के लिए या वो कंट्री के लिए बर्डन है? ये मुझे बताओ, जो ज्यादा बच्चे होते हैं तो वो साबुन नहीं खरीदते, वो स्कूल नहीं जाते, वो कॉलेजेस में नहीं जाते, वो कमाते नहीं है, 40 साल तक 50 साल तक वो कमाते नहीं है, वो हॉस्पिटल में जाते हैं। तो हॉस्पिटल में जब हम टैक्स भरते हैं, तो जब दूसरी सहूलतें मिलती है, तो हमारी कौम को क्यों नहीं मिलती? ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एजुकेशन, बारिक सर है। मैं बारिक सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये ले लूंगा कि जिस तरीके से महिला ने कहा, महिला बड़ी ताकत के साथ आपके साथ खड़ी हुई है, ये द ऑल ऑफ द वुमेन्स ऑफ द इंडियन। हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, और हम भारत के हर प्रोडक्ट के टैक्स पेयर हैं। जब टैक्स में कोई भेदभाव नहीं है, तो माइनॉरिटी के अंदर ये फंडिंग को लेकर के, उसके भविष्य को लेकर के सरकारें क्यों भेदभाव कर रही? देखिए, ये तो राजनीति है।
हर दल की अपनी अपनी एक पॉलिसी होती है, वोट मिलाने के लिए लोग अलग अलग फंडे यूज करते हैं, सारी दुनिया देखती है। मेरा भी आपके माध्यम से यही कहना है कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो स्कीम, जो योजनाएं आप चलाते हैं वो समाज के सभी वर्गों के लिए समान होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होती है। एक दूसरी भाषा में कह सकते हैं की आज की भाषा में, मराठी में कहे तो अजीर्ण झालेलं आहे। काही लोकांना इतकं भेटत आहे की ते अजीर्ण झालेलं आहे, अपचन झालेलं आहे, आणि काही वर्गांना शून्य आहे, काहीच भेटत नाही ना। तुम्ही एका बाजूला फॉरेन मध्ये जाणाऱ्या लोकांसाठी तुम्ही सवलती देतात, त्यांचे 3-3, 4-4 लाख पेक्षा 5-5 लाख 10 लाख असेल ते फीस तुम्ही देतात, आणि या गावामध्ये आपल्या महाराष्ट्र, आपल्या देशामध्ये महाराष्ट्रामध्ये 100 रुपये शिक्षणाचा प्रोत्साहन भत्ता ते तुम्ही बंद करतात, आणि तुम्ही स्वतः सांगतात की हा समाज जो आहे तो भंगारवाला आहे, रिक्षेवाला आहे, ऑटोवाला आहे, तुम्ही स्वतः सांगतात। तर जर हा समाज असा झालेला आहे तर गरज कोणाला आहे? या समाजाला आहे की दुसऱ्या समाजाला आहे? तुम्ही दुसऱ्याला जरूर द्या, पण त्यापेक्षाही जास्त गरज या समाजाची आहे। हा समाज तुमच्या मुंबई सारख्या ठिकाणी आपण पाहतो, रस्त्यावर फुटपाथवर धंदा करतो, बिझनेस करतो, तर या समाजाची गरज आहे एक माणूस म्हणून। मानवता हे सर्वात मोठा असतो, शासनाकरता कोणी असो, माणुसकीच्या नात्याने ज्या समाजाची जास्त गरज आहे त्याला सर्व सुखसोयी दिल्या पाहिजे आणि सर्वांना सारख्या दिल्या पाहिजे, असंच मला या ठिकाणी नमूद करायचं आहे। धन्यवाद। ज्या प्रकारे बारिक सरांनी म्हटलेलं आहे की सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी सरकारची भूमिका महत्वपूर्ण असतात, आणि महाराष्ट्रामध्ये सरकार आहे देवेंद्र फडणवीस, ज्यांना आपण देवा भाऊ म्हणतोय, देवा भाऊ याकडचे मुख्यमंत्री आहे, आणि देवानी जर लोकांशी वेगवेगळी व्यक्तित्व हे केली, लोकांच्या मध्ये वाटप केलं, तर त्यांना देव आपण म्हणू शकत नाही, काय देव कुणालाही वेगळं करत नाही, देव सर्वांसाठी सारखाच असतो। आणि जर देवभाव जर सारखेच असतील तर हे मायनॉरिटीची जे भाषा आहे हे येणाऱ्या काळामध्ये मला वाटते की यांची चिंता कमी होणार आहे, वाढणार नाही। तर देवभावनी आपल्या देवस्थान राखण्यासाठी ऐसे लोगों से सुनना गरजेचा है। आप लोगों ने आज के कार्यक्रम को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशल चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।